हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आप अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफेंस या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस या यूपीपीएससी, जितने भी हो गए, इनफैक्ट रेलवेज, एसएससी, इन सब में ऐसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी पता होगा, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। हर एग्जाम का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है ये। सार्क कंट्रीज के मेंबर, आसियान कंट्रीज के मेंबर, बिम्स्टेक कंट्रीज के मेंबर। अब ये तो कभी कभी इनकी मीटिंग कहाँ हुई लास्ट ऐसा भी पूछ देते हैं, ठीक है। हेड क्वार्टर्स पूछ सकते हैं, पर ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंबर्स याद रखना, क्योंकि मेंबर से तो सवाल आते ही आते हैं, आपको याद होना ही चाहिए। पर बात ये है कि अब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब में 7, 8, 10 ऐसे करके मेंबर हैं, कितना सारा याद रखेंगे। और ऊपर से मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब एक एक ग्रुप में क्या है, जैसे बिम्स्टेक के कुछ मेंबर हैं वो सार्क में भी हैं, एससीओ के मेंबर सार्क में हैं, जीसीसी के मेंबर ओपेक में हैं। तो ऐसे करके सबके मेंबर कहीं ना कहीं पे कॉमन हो ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे सेपरेट करें और कैसे याद रखें कि कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं अभी आपको एक इतना अच्छा मेथड बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है। हो सकता है वीडियो हल्का सा लंबा हो, 20-25 मिनट का हो जाए, बट ये एक बार अगर आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आपको फिर इनके बारे में दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी तरीके से आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऐसा ऐसा तरीके से पढ़ाऊंगा मैं कि आप भूलना चाहेंगे भी तो नहीं भूल सकते हैं। हाँ, बस एक बार टाइम टेकिंग है, बट फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानने से पहले अब मैं अपने को 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात तो ये वर्ल्ड में टोटल 7 कंटिनेंट है, 5 ओशंस हैं, है ना। तो सबसे पहले आते हैं कंटिनेंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया, आपको पता होगा, जिसमें हमारा प्यारा भारत है ना। ये एशिया। लाइन के उस तरफ है यूरोप। एशिया और यूरोप एक ही लैंड मास के हिस्से हैं ना। यहाँ पे यूरल माउंटेन्स है, यूरल माउंटेन्स सेपरेट करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। 5 हो गए। ऑस्ट्रेलिया 6 और नीचे अंटार्कटिका बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। तो 7 कंटिनेंट है, अपना फोकस अभी एशिया पे होएगा, ठीक है। तो ये है एशिया। अभी देखते हैं एक बार, ये मैप देखा होगा आपने, डायरेक्शन सेंस का मैप है ना। ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। अब साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर यही मैप को हम, यानी कि डायरेक्शन वाला जो लाइन है, इसको हम पूरा का पूरा अगर एशिया के मैप पे बनाने का ड्रॉ ड्रॉ करने का ट्राई करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ऊपर नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक। तो ये वेस्ट एशिया इसी को बोलते हैं, अरेबियन कंट्रीज को, या इनको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं या वेस्ट एशिया बोलते हैं। ये सारे अरेबियन कंट्रीज आते हैं। नॉर्थ हो गया, चाइना आ जाएगा, आपको पता है। ईस्ट ईस्ट एशिया में जापान, साउथ कोरिया, ये सारे ईस्ट एशिया में आ जाएंगे। इंडिया आ जाएगा साउथ एशिया में। और ये बाकी इंडिया के बाद वाले ये जो कंट्रीज हैं नीचे, म्यांमार, थाईलैंड, इधर इंडोनेशिया, ये सब सारे इधर साउथ ईस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। अब देखिए, बस इतना समझ गए तो अभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा लोकेशन वगैरह भी कंट्रीज का, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, हम देखते चलेंगे। तो ये अपने लिए एक तरीके से एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा होगा, ठीक है। लोकेशन याद हो जाएगा तो और भी सवाल बनेंगे। और खैर इतना तो पता होना चाहिए कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन है। इंडिया है, ऊपर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है, इधर मालदीव्स है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, चाइना। इतना पता होना चाहिए, अभी बस इतना ही जानते हैं, इतना से काम हो जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले सार्क पे, ठीक है। सार्क कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हर एक ग्रुप के नाम में आएंगे, ये अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना फोकस रहेगा साउथ एशिया पे, साउथ एशियन यानी कि साउथ एशिया। तो अगर हम साउथ एशिया ड्रॉ करें यहाँ पे, तो साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे आप देख सकते हैं। ये जैसे हो गया, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये हो गया अपना साउथ एशिया, ठीक है। तो अगर साउथ एशिया का मैप अगर बस हमारे जहन में आ जाए तो सार्क के मेंबर कंप्लीट हो गया। साउथ एशिया, अब सार्क से एक चीज़ और याद आता है, आप ध्यान रखना, सार्क सार्क एक मछली भी है ना, समुद्र में पाए जाते हैं या बड़े बड़े ओशन में पाए जाते हैं। तो सार्क से रिलेट करेंगे ऑक्टोपस को।
सार्क, जहाँ सार्क पाया जाएगा समझ लो सार्क और ऑक्टोपस की फाइट चल रही है, ऐसा कुछ भी समझ लो, बस याद रखने से मतलब है अपने को। तो सार्क से सार्क ध्यान में आता है मछली, और सार्क से ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं या 8 टेंटेकल्स होते हैं ना। तो इसके 8 मेंबर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, सीधा सा बात है, इस एरिया में जो जो आ जाएंगे बस, तो इंडिया के अगल बगल जो भी आ जाएगा। तो एक तो इंडिया हो गया खुद, इंडिया पहला। इंडिया के ऊपर चलेंगे तो इधर नेपाल हो गया, आप मैप में देखते रहिए, ठीक है। नेपाल के बाद भूटान हो गया, भूटान के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के नीचे आएंगे बीडी, और बीडी मतलब ये बीडी है, बीडी वाला बीडी नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे तो श्रीलंका है, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे तो मालदीव्स है ना। अभी आजकल स्विट्जरलैंड की जगह करेंटली फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन बना हुआ है सबका, तो मालदीव याद रख लेंगे। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, और बच गए पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो देखो मिलके 8 कंट्री हो गए, डन। पाकिस्तान और पाकिस्तान, इजी, डन। बस अब वो कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी रटना ही नहीं पड़ेगा, ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ, ये शॉर्ट फॉर्म लगा रहे हो वो लगा रहे हो, कुछ जरूरत नहीं है। बस आपको मैप भी याद हो गया, और मैप तो याद होगा ही, नेबरिंग कंट्रीज तो पता होता ही है। साउथ एशिया याद रखना बस सारे में से, डन, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, इसका अगर ऐसा कोई हेड क्वार्टर अगर आपको जानना हो तो इसका हेड क्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। ये स्थापना वगैरह नहीं पूछते, हेड क्वार्टर शायद पूछ ले तो काठमांडू याद रख लेना, इसका पूछते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछेंगे। अब छोटे मोटे एग्जाम से मैं किसी एग्जाम को निरादर नहीं करना चाहता, डिसरिस्पेक्ट नहीं, पर मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यूपीएससी कंपैरिजन में एसएससी में वेटेज कम होता है जीएस का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसमें हेड क्वार्टर वगैरह पूछ सकते हैं, पर ज्यादातर मेंबर कंट्रीज पूछते हैं, तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्थापना का डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। उसके अलावा आते हैं अभी बीमस्टेक, ठीक है। बीमस्टेक अगला अगला जो मेंबर्स हम पढ़ेंगे वो है बीमस्टेक का। ये देखो, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये मैंने बताया ना, ये कोऑपरेशन हो, ये सब वगैरह याद नहीं रखना, ये मल्टी सेक्टोरल ये सब जरूरी नहीं है। आप याद रखो बे ऑफ बंगाल, तो किस जगह के बारे में बता रहा है बस वो याद रखना अपने को। तो बे ऑफ बंगाल, तो बस याद रखना जो सार्क के मेंबर है ना, सारे बिम्स्टेक के मेंबर में भी वहीं से आएंगे, सार्क के मेंबर से आएंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे, कैसे, इसमें क्या करना है, आपको पता है इंडिया की इस तरफ क्या है, अरब सागर है, अरबियन सी है ना, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो इसके नाम में छुपा हुआ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो सिंपल सा बात है, वो कंट्रीज इसके हिस्सा होंगे जिनका सीधा वास्ता बे ऑफ बंगाल से होगा, ठीक है। जैसे कौन कौन से आ गए, इंडिया है, मतलब सीधा सा समझ लो कि सार्क के वो मेंबर जिनका बे ऑफ बंगाल से वास्ता नहीं उनको निकाल दो, ठीक है। तो किनका नहीं है, अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव निकल गया, क्योंकि इनका वास्ता किससे है, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से नहीं, ठीक है। मालदीव इस तरफ है ना, तो मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान निकल गया, तो 8 में से 3 निकल गया, बच गए 5, कौन कौन, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनका वास्ता सीधा बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो ये 5 हो गए, और 2 ऐड हो जाएंगे, म्यांमार और थाईलैंड, इनका वास्ता भी किससे, बे ऑफ बंगाल से, तो बस 7 हो गए बिम्स्टेक के, खत्म, इजी, ठीक है। 5 तो यही हो गए, 2 ऐड हो जाएंगे जिनका बे ऑफ बंगाल से वास्ता है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे थाईलैंड, इससे कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी पूछते हैं क्या थाईलैंड इधर आ, उसका कोई ओपनिंग है, बाउंड्री शेयर करता है इस वाटर बॉडी से, नहीं करता, इस तरीके के सवाल कभी कभी आ सकते हैं। तो इससे आपको एक चीज़ और पता चल गया कि हाँ थाईलैंड करता है भाई, तभी तो इसका नाम है इसमें, है ना। तो म्यांमार और थाईलैंड हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव निकल गए, इजी, बिम्स्टेक डन। इसका अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर तो भी याद रखना आसान है, बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश याद रखना, और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका याद रखना। तो ढाका इसका हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का, ठीक है। आप ये नोट नोट कर लो। इसके अलावा अगर हम इसका स्थापना का डेट का याद करें तो 1997। इसका एक और तरीका याद रखने का, 1997 में जब ये बना ना, तो इसका नाम बीमस्टेक नहीं बीस्टेक था सिर्फ। बीस्टेक का मतलब था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर 1997 के कुछ टाइम बाद ही म्यांमार भी इसमें घुस गया, तो उसका नाम बीमस्टेक हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पर 2004 में जब जाके फाइनली नेपाल और भूटान ऐड हुए, तो इसका नाम बिम्स्टेक ही रहा, फुल फॉर्म चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कितना बार नाम ऐड करते रहेंगे, तो ये रहने दो, चेंज कर देते हैं, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। इसमें देखो पाकिस्तान नहीं है, तो ये भी ज़्यादा इफेक्टिव है। सार्क में पाकिस्तान है तो बहुत दिक्कतें होती हैं, मीटिंग कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे वैसे इंडिया, और आपको पता ही हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं, तो इसलिए भी बिम्स्टेक अभी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ढाका में इसका हेडक्वार्टर, डन।
अब बिम्स्टेक हो गया, अब आते हैं आसियान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं। आसियान का भी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एसोसिएशन, कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन भूल जाओ, सब ध्यान नहीं रखना, याद रखना है साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि सीधा सा बात है इस ग्रुप में जो भी कंट्रीज होंगे ये इनके मेंबर होंगे। अब एक चीज बताओ, बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया आसियान का मेंबर है नहीं है, कैसे हो सकता है? एक एक कंट्री तो एक ही जगह हो सकता है ना, अगर यहाँ है तो यहाँ, ये कंट्री वापस यहाँ नहीं हो सकता ना। तो अगर ये ऑलरेडी साउथ एशिया का पार्ट है तो साउथ ईस्ट एशिया में क्यों आएगा? तो सार्क के कोई भी मेंबर, सार्क के सार्क के साउथ एशिया, बिम्स्टेक वगैरह नहीं, सार्क के कोई भी मेंबर आसियान का पार्ट नहीं होगा। साउथ एशिया का कोई भी मेंबर साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट नहीं होगा, बस याद रखना। तो इसके 10 मेंबर हैं, कौन कौन? तो 10 में से देखो 5 इजी है याद रखना, इसको बोलते हैं इंडो चाइना कंट्रीज। इंडो चाइना कंट्रीज में ना ही इंडिया आता है ना ही चाइना आता है। इंडो चाइना मतलब ये इंडिया के इधर और चाइना के इधर, मतलब जहाँ पे दोनों जगह कल्चरल इन्फ्लुएंस है दोनों जगह का। तो कौन कौन से होंगे? इंडिया के एकदम इमीडिएट से शुरू करो तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, लाओस, ठीक है, लाओस ये, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो आपको इनका लोकेशन भी याद हो गया, मेंबर भी याद हो गया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, 5 ही हो गए। अब 5 आएंगे नीचे। नीचे कौन है? एक तो मलेशिया हो गया। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इस रेंज में जो है सारे आ जाएंगे, ठीक है। और मलेशिया हो गया। मलेशिया के नीचे अगर हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा सिंगापुर है, छोटा सा आइलैंड जैसा है, ठीक है, ये सिंगापुर है। इसके नीचे आ जाओ, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया 3 ऐसे बड़े मेजर आइलैंड तो 3 ही है, मेजर आइलैंड ग्रुप तो 3 है, पर छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो 3 है, एक तो सुमत्रा है, यहाँ पे जावा है, यहाँ पे बोर्नियो है। बोर्नियो सबसे बड़ा है, ये सवाल पूछा गया था शायद बीपीएससी या किसमें भी। तो इसका पहले जो कैपिटल था जकार्ता, वो सुमत्रा में हुआ करता था। फिर एक जावा है, और एक सबसे छोटा जावा वाला है, और मतलब इन तीनों में, और बोर्नियो। तो अभी का जो कैपिटल है वो ईस्ट कालीमंतन है, वो ईस्ट कालीमंतन बोर्नियो में है, ठीक है। तो आसियान का हेडक्वार्टर जो पहले कैपिटल जकार्ता था यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। और इसका स्थापना हुआ था 1967 में। तो अपन 7 कंट्री देख लिए ना, 5 ये हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया 8, फिलीपींस हो गया 9, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, छोटू सा, ब्रुनई, जिसका कैपिटल है बंदर सेरी बेगावान, है ना। ब्रुनई का यहाँ पे एक मुनार्क एक टाइप का समझ लो, तानाशाही चलती है। वहाँ का जो राजा है उसके पास माना जाता है 800 से ऊपर गाड़ियाँ हैं ऐसा। और कौन सी गाड़ियाँ, मतलब 400 BMW, 300 फरारी, मतलब ऐसा 200 फरारी, 200 लैम्बोर्गिनी, इस तरीके की सारी। तो ये बहुत अमीर है ऐसा माना जाता है। पर जो भी है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी, वो तो स्टेट की प्रॉपर्टी, इसलिए रिचेस्ट वगैरह में काउंट नहीं कर सकते। तो याद रखना ब्रूनेई, ठीक है। तो 5 ही हो गए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, मेंबर और हेडक्वार्टर जकार्ता। तो ये 10 हो गए आसियान। अब आसियान के साथ मिलके 5 और कंट्रीज हैं, जैसे ऑलरेडी पहले 6 थे, अभी 5 हैं। वो 5 कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिन्होंने मिल के आसियान के साथ एक ट्रेड का समझौता किया था, आरसीईपी बनता है। आसियान के 10 प्लस 6 वो थे जिन्होंने मिलकर आरसीईपी का वो किया था। आरसीईपी एक कोई संगठन नहीं है, ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है, समझ लो, फ्री ट्रेड एसोसिएशन टाइप एक, मतलब ऐसा प्रोग्राम था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हाँ यही है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो देख सकते हैं नाम में पार्टनरशिप है, तो ये कोई संगठन नहीं, समझौता है, ठीक है। तो ये 10 किसके साथ हैं, यानी कि इन आसियान कंट्रीज के साथ वो जो 6 कंट्रीज जो व्यापार करना चाह रहे थे, फ्री ट्रेड टाइप एक एग्रीमेंट करना चाह रहे थे, वो ये उनको मिला के बनता है। तो 16 कंट्रीज मिला के आरसीपी बनता है, ठीक है। तो ये 10 तो पता है, 6 कौन कौन से थे? एक इंडिया है, और एक इंडिया के अलावा, हाँ याद रखना भी, मैं बताऊंगा, ये 16 नहीं 15 हो चुके हैं। इंडिया जो भी है, मैं शुरू की बात बता रहा हूँ। इंडिया, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड है ना। तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यहाँ ऑस्ट्रेलिया इधर न्यूजीलैंड है, ये दोनों मियाँ बीवी जैसे हैं, मतलब जहाँ ये होगा वहाँ ये होगा। मतलब ज़्यादातर, या अभी तक तो मैंने लगभग सारे ही देखे हैं कि जिसका मेंबर अगर ऑस्ट्रेलिया है तो उसका मेंबर न्यूजीलैंड भी है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, 3। उसके बाद ये जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया 5। अगर कोरिया की बात करेंगे तो साउथ कोरिया ही होगा, है ना। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन को तानाशाह है, उसको मतलब नहीं इन चीज़ों से, वो अपना अकेला मौज में है, बस मस्त है। साउथ कोरिया है, ठीक है, 5 हो गया। और छठा है चाइना। पर चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, वो ट्रेड एंड टैरिफ्स को लेके, तो उसके वजह से इंडिया लास्ट में अपना नाम विड्रॉ कर लिया था। अभी 10 + 6 की जगह 10 + 5 बचे हैं, इंडिया अब इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना।
अब इंडिया मेंबर नहीं है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, लेकिन हालांकि करंट वगैरह में चल रहा है ये, तो पूछ ले सकते हैं, आई डोंट नो। अब देख लेना, ईजी है, याद रखना मुश्किल है नहीं ज़्यादा। तो ये हो गए सारे। अभी इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन सा बच गया। इसके अलावा एस बच गया, जीसीसी बच गया, ठीक है। तो एस कौन से हैं? एस होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अब संघाई चाइना में है, पर इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना की कैपिटल बीजिंग में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, याद रखना। कैपिटल संघाई में नहीं, हेडक्वार्टर संघाई में नहीं, बीजिंग में है, जो कि कैपिटल चाइना का, ठीक। तो ये पहली बात तो इसमें एशिया के चार जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, सबसे पहले जैसे रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की बात की गई है और हम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, शोभा तो नहीं दे रहा, पर क्या करें, मजबूरी है, याद रखने के लिए हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं हमें। तो रशिया, चाइना इम्पोर्टेंट मतलब जो न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। बाकी औकात की बात होती तो फिर तो आप समझ ही रहो, खैर जाने दो। तो रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। तो रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये चार इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एशिया में, यही चार सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो ये चार तो हो गया इजी। इसके अलावा चार ये हैं, ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, पर 1991 में जब यूएसएसआर सोवियत संघ टूट के अलग हो गया, सब अलग अलग हो गया, रशिया अलग हो गया, तो ये सारे बने थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, है ना। तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। खाली टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान तो नहीं है, पता है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ना चार के, तो उसमें चार, तो उसमें पाकिस्तान तो अफगानिस्तान नहीं याद रखना, टर्कमेनिस्तान नहीं याद रखना, ठीक है। ऐसा समझ लेना कि इसका टर्क का नाम ज़्यादातर तुर्की से लग रहा है, मिलता जुलता, तो ये नहीं होगा, ऐसा समझ लेना, ये बाहर कर दो। बाकी सारे, देखिए एक अजरबैजान भी है इधर, पर उसका नाम अलग है, अजरबैजान। बाकी सब में स्तान स्तान है, उसमें नहीं है, ठीक है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये चार हो गए। बाकी रशिया है, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, तो समझ लो ये एससीओ के आठों मेंबर्स यहीं पे हैं, है ना, एकदम इतना में ही। तो एससीओ के 8 मेंबर हैं, 4 इधर हो गए और 4 ये स्थान स्थान वाले हो गए, ठीक है। तो याद रखना, इसका तो हेडक्वार्टर मैंने बता दिया बीजिंग में, 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर प्लस 4 वो स्थान स्थान जितने भी हो गए। तो ये देखो, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब इसके बाद आ जाओ एससीओ तो हो गया, जीसीसी में आ जाओ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ याद रखना है, कोऑपरेशन काउंसिल ये सब नहीं। गल्फ कहाँ से नाम आता है पता है? ये है एक वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, ठीक है। और इसी के इर्द गिर्द वाले कंट्रीज को हम बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्रीज में आपको दिख रहा होगा, सऊदी अरबिया आ रहा है, ओमान आ रहा है, ठीक है, यूएई आ रहा है, कतर आ रहा है, बहरीन आ रहा है, कुवैत आ रहा है। कतर, बहरीन छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे हैं, कुवैत है, यहाँ पे यूएई है। तो इनको मिला के जीसीसी बनता है, इनमें 6 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो जीसीसी में 6 कंट्रीज कौन कौन से? सबसे पहले तो सऊदी अरबिया हो गया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका में समझ लेना, सऊदी अरबिया है ये। फिर है यूएई, जहाँ पे दुबई, शारजा जैसे है ना। ओमान, जिसका कैपिटल मस्कट है। फिर ऊपर चलोगे तो बहरीन और कतर एक जगह है। कतर तो भाई इतना अमीर है कि उसके हर दूसरे तीसरे आदमी मिलेनियर हैं, ऐसे मिलेनियर है, बिलियनियर, इस तरीके से, इतनी इतना पैसा वहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा भौकाल है उनका कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में होने वाला है। तो जिस शहर में होने वाला है वो मैप में अभी तक एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब वो शहर ही, वो नया शहर ही बसा दे रहे हैं। मतलब फीफा कराने के लिए पूरा का पूरा नया शहर का ही स्थापना कर दे रहे हैं, इतना पैसा। और उसके बाद बच गया कुवैत, थोड़ा सा ऊपर चल के, ठीक है। तो ये 6 हैं, वो जीसीसी में आते हैं, या बस याद रखना ईरान और इराक नहीं आते, ठीक है। इसके पीछे कारण है कि देखो, दुनिया में मुस्लिम्स के दो बेसिक डिनोमिनेशंस हैं, एक शिया, एक सुन्नी। अब जो शिया हैं वो ऑलमोस्ट दुनिया में जितने मुसलमान हैं उसके सिर्फ 20% ही हैं, सुन्नी ऑलमोस्ट 80% है, मेजोरिटी है। पर ईरान और इराक में मेजोरिटी शिया की है, यानी कि दुनिया के रेयर गिने चुने एक दो देश में से ही हैं ये दोनों, जहाँ पे शिया की मेजोरिटी है। तो और ये सारे क्या है, सुन्नी मेजोरिटी है। तो इनमें और इनमें बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, वो अरब नेशंस इनमें और इराक ईरान ये सब में। तो ये विचारधारा का अंतर है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उसकी वजह से आप समझ लेना कि ईरान इराक को इससे बाहर रखा गया, ये आपस का इनका समझौता है, ठीक है। ये हो गया जीसीसी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है इसमें, तो इसका कैपिटल है रियाद, तो रियाद में इसका हेडक्वार्टर है, ऐसे याद रख लेना। अब ये कौन से कंट्री है जिनका इकोनॉमी बेसिकली ऑयल पेट्रोल पे चलता है ना। तो अगर हम ऑयल और पेट्रोल की बात कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना सीधे लगे हाथ ओपेक के बारे में भी देख लें। ओपेक, ऑयल, ऑयल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
इसमें मौजूदा 13 मेंबर हैं, पहले 14 हुआ करते थे। सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस इसमें इतना याद रख लेना। हाँ, इसमें ईरान इराक है, ठीक है, सऊदी अरबिया ईरान इराक है। इसमें कतर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पिछले साल कतर निकल गया, तो ये पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो 14 था, कतर निकल गया तो 13 हो गया, ठीक है। इसने बोला कि ये हमें नहीं रहना, अभी हम ऑयल और पेट्रोल से ज़्यादा हम नेचुरल गैस पे ध्यान देना चाहते हैं। तो वो नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन में ध्यान देने के लिए यहाँ से निकल के अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि अंदर की बात तो और भी चीज़ें हैं। सऊदी अरबिया ने बीच में वीज़ा वूज़ा देने से मना कर दिया था किनको, ये कतर के जो सिटीजन्स हैं उनको, क्योंकि ये हज की यात्रा पे तो मक्का आते हैं ना सारे, दुनिया भर के सब जगह से। तो कतर के लोगों को ये हज की यात्रा पे आने से रोक दे रहे थे। इनके आपसी मतभेद चलते रहते हैं हमेशा। तो जो भी है, पर कतर ने ये रीज़न दिया कि हम नेचुरल गैस का वो उस पर ध्यान देंगे, और वो निकल गया। ठीक है, तो 13 बच गए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, कतर का नाम नहीं है याद रखना, और ये याद रखना है कि इसमें अफ्रीका के भी हैं, ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्जीरिया अल्जीरिया वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी याद रखना, ये जो है, ये वेनेजुएला और ये इक्वाडोर, ठीक है, ये दो नाम इंपॉर्टेंट रखना। ये पूछ सकते हैं। साउथ अमेरिका के दो कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं, वेनेजुएला और इक्वाडोर, ठीक है। तो वेनेजुएला के पास एक्चुअली में अगर रिजर्व्स की बात की जाए ना, तो इतना ज़्यादा है, इनफैक्ट शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा इसके पास रिजर्व है ऑयल और पेट्रोल का। पर अब निकालना बहुत मुश्किल है, एक्सट्रैक्ट करना बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसके वजह से बेचारा गरीब बना बैठा है, नहीं तो इसके पास इतना पैसा होता है जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, पर वो एक्सट्रैक्ट करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ का वो चट्टान वट्टान बहुत ज़्यादा है, तो ड्रिलिंग करना मेरा बहुत मुश्किल होता है ना। तो जो भी है, तो वेनेजुएला और इक्वाडोर याद रखना, ठीक है। बीच में एक कंट्री छूट गया, इसको बोलते हैं कोलंबिया, ये नहीं है, कंफ्यूज मत होना, वेनेजुएला इक्वाडोर, ठीक है। बस तो ये हो गया। और हाँ, ये यहाँ पे वो जीसीसी का देखो, जूम करके देख सकते हैं, सऊदी अरबिया, कतर, ये छोटा सा जो आइलैंड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बहरीन, फिर ये है कुवैत, और ये है ओमान, और ये है यूएई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये मिला के जीसीसी बनता है। और क्या बच गया देख लेते हैं। सार्क हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, एससीओ हो गया, जीसीसी हो गया, ओपेक हो गया, बच गया। अच्छा, ओपेक के बारे में और भी अगर जानना है तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में, उसका कैपिटल है वियना, ठीक है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। हेडक्वार्टर याद रख सको तो रख लेना, ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ अगर और याद रखना हो तो आसियान का जब स्थापना हुआ था ना, तो जो मीटिंग हुई थी उसको बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। याद रखना, कभी पूछ दे अगर कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद किसका साइन हुआ था, तो गठन हुआ था, तो आसियान का हुआ था। बात ऐसा है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है, देखो बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, ऐसे ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे बैंकॉक कहाँ है। तो ये थाईलैंड का कैपिटल है ना। तो थाईलैंड देखो अभी तक किसी का मेंबर नहीं है, सिवाय आसियान के और बिम्स्टेक के, ठीक है। तो बस ऐसे ध्यान रखना, आसियान का गठन हुआ था, क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट मेंबर है ये थाईलैंड और आसियान का, ठीक है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद आसियान का गठन हुआ था 1967 में, बताया मैंने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब, मेंबर्स याद रख लो, हेडक्वार्टर याद रख लो। अब आ जाते हैं P5+1 G4 G7। देखो P5 सीधा सा बात ये है, परमानेंट 5। आपको पता है 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, है ना, वर्ल्ड वॉर 2, तो एक तरफ तो जैसे यूएसए थे, एक तरफ यूके था, एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ जर्मनी, और ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में एक ही जैसा सिचुएशन है, ये तीनों एक तरफ थे, ये एक तरफ था, अकेला नहीं, मतलब और भी थे, पर मेजर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो दोनों बार जर्मनी ने शुरू किया, दोनों बार जर्मनी हार गया, और दोनों बार इल्जाम लगाया गया जर्मनी पे कि तुमने शुरू किया तो तुम्हारे वजह से हमने हमें युद्ध करना पड़ा, और हमें जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति तुम्हें करनी पड़ेगी, यानी कि और खामियाजा भुगतो, तुमने शुरू किया तो भाई रिपरेशन कॉस्ट दो, यानी कि हमारा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसको वॉर रिपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस का स्थापना हुआ, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ 1945 में, वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही, 2 खत्म होते ही। तो उसके बाद सब इन कंट्रीज ने मिलकर जर्मनी पे लगा दिए कि भैया तुम इल्ज़ाम लगाए और बोले कि तुम हमें वॉर रिपरेशन कॉस्ट दोगे भरपाई करने के लिए। तो वॉर रिपरेशन कॉस्ट जो था वो इतना ज़्यादा था कि जर्मनी ने जाके 2010 में कंप्लीट किया है फाइनली। तो 2010 में जाके रिपरेशन कॉस्ट पूरा किया जर्मनी ने। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा था। तो ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशन का जब स्थापना हुआ,
तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, आपको पता होगा, जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है, 6 हैं मेजरली। अपना ध्यान अभी अपने को काम है यूएनएससी से। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ना 5 परमानेंट मेंबर उसमें चुने गए। 5 परमानेंट मेंबर कौन थे? जो वर्ल्ड वॉर 2 के मेजर प्लेयर्स थे। तो पहले तो भैया यूएसए, यूके, फ्रांस, ये 3 तो आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद फिर आया रसिया। रसिया भी इंपॉर्टेंट प्लेयर था। और आया चाइना। चाइना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 में, बहुत ज़्यादा रोल नहीं था इसका, जितना एज कम्पेयर टू इनके और जर्मनी के इसका इतना ज़्यादा नहीं था। पर वो जब हम नेहरू जी और इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये कैसे हुआ, ठीक है, इसको कैसे सीट मिली, बात की बात है। अभी याद रखो ये 5 हैं, इन्हीं को बोलते हैं परमानेंट 5 या P5। परमानेंट 5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ना 15 मेंबर होते हैं, 5 तो ये हो गए परमानेंट और 10 टेम्पररी होते हैं, जो 2 साल के लिए, 2 साल के बेसिस पे 10 कंट्री चुने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो 20 साल के लिए, मतलब ऐसे ये 10, हर एक कंट्री 2-2 साल के लिए ऐसा मेंबर रहेगा, समझ के चलो। तो ये टेम्पररी होते हैं मेंबर, मतलब 2-2 साल हेड होता है, ठीक है। तो 20 साल तक का टोटल होता है, पर ये टेम्पररी है, इंपॉर्टेंट ये है 5 जो हमेशा रहेंगे। इनको P5 बोला जाता है। अब 2010 में जब जर्मनी का कंप्लीट हो गया है ना, तो अब बात चल रही है कि शायद जर्मनी को इंक्लूड कर लिया जाए इसमें, तो P5+1 ऐसा बोलते हैं। तो P5+1 ये कहीं पूछा गया था कोई एग्जाम में कि P5+1 में +1 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जर्मनी के लिए किया जाता है, ठीक है, ईजी है। अब एक कंट्री है जिनको बोलते हैं G4 कंट्रीज। G4 ग्रुप ऑफ 4। G4 कौन कौन से हैं? ये वो कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, सीधा सा बात यही समझ लो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। तो पहला तो जर्मनी खुद है, ठीक है। फिर इंडिया आता है। इंडिया भी हमेशा, मोदी जी हमेशा जोर लगाते रहते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनना है, ऐसे वैसे। फिर है जापान, एशिया का डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, और डिजर्विंग भी है मेरे हिसाब से। और एक ब्राज़ील, ठीक है। तो ये ब्राज़ील, जापान, इंडिया, जर्मनी, इनको मिला के बनता है G4 कंट्रीज। ये वो है जो परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। अब आते हैं G7। G7 है, ये समझ लो डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात है दुनिया का। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज की हम बात करें तो यूएसए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला यूएसए, उसके ऊपर वाला क्या है? कनाडा है। तो यूएसए कनाडा हो गया 2। यूएसए कनाडा, उसके बाद फिर यूके 3, फ्रांस 4, जापान 5, जर्मनी और इटली 7, ठीक है। इसमें रसिया भी था, पर रसिया को बाहर निकाल दिया गया। तो ये G8 हुआ करता था, G7 हो गया। बस इतना याद रख लेना, तो सारे तो हो ही गए आई गेस। अब जैसे बच गए वो G20, G33, G20+, ये सब जो बच गए। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता देना। मैं ट्राई करूँगा कि G20 इनको भी याद रखने के जो तरीके हैं उस पर मैं वीडियो बना दूँ। या आपको कोई और भी टॉपिक पे अगर ऐसा वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिकमेंड कर देना, ठीक है। तो आई होप चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई होंगी आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा लंबा है वीडियो, पर बार बार एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ने से बेहतर है अगर आप एक बार पढ़ के ही उसको ऐसे याद रख लें, है ना। भले 2 गुना 3 गुना टाइम लगे, तो उससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं होगी। तो आई होप इससे थोड़ा सा लोकेशन वगैरह भी कंट्रीज़ के आपको ध्यान में रहें। तो एक तरीके से हमने एक तीर से 2 निशाने लगाए। थोड़ा टाइम लगा है, बट ये आई होप आपके लिए वर्थ इट था। तो चलिए, अगर जो जो भी अगर आपको नया टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे को सजेस्ट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।